आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका। गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखन संख्या 23, 24 और 25। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज तो दुनिया में मंडी व्यवस्था पर आधारित व्यवहारिकता का ही बोलबाला होता नजर आ रहा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यही हमारे लिए स्थायी सर्व कष्टहारी समाधान है। मंडी व्यवस्था की अपनी ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें रचनात्मकता, कुशलता, अध्यवसाय और उद्गम के लिए पुरस्कार मिलता है। तथापि कुछ समय बाद इस समाधान में अपनी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। हमने भारत में इस पर काफी सोच विचार किया है और इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है जिसकी हमने मार्केट प्लस की संज्ञा दी है। हमारे विचार में यदि सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के उद्देश्य को सामने रखा जाए तो मंडी व्यवस्था की शक्तियां एक स्थिर और स्थायी विकास तथा समृद्ध और मानवीय समाज के निर्माण को बढ़ावा देती है। पैराग्राफ। विकासशील देशों के परस्पर सहयोग के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देने हो तो भारत ने कुल 44 देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के समझौते किए हैं। इनमें से 34 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अलग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 21 देशों सहित कुल 31 देशों के समकक्ष संस्थाओं से द्विपक्षीय वैज्ञानिक करार किए हैं। इसी तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 10 सदस्यों सहित कुल 19 देशों से आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते किए गए हैं। हमने ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि गुटनिरपेक्ष देशों के भीतर उपलब्ध प्रतिभा का लाभ हमारे अपने हित में उठाया जा सके। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पेटेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक योजना शुरू की है जिसमें देशी आविष्कारों की सुरक्षा की जाएगी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जो राजस्व मिलेगा उसके शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर निवेश करने से हमें अधिकतम लाभ होगा। यह एक उदाहरण है कि हम किस तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों से मिलने वाली चीज़ों पर आश्रित नहीं रहेंगे। हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं, परंतु जैसा कि हमारे अपने जीवन में होता है उसी तरह राष्ट्रों के जीवन में आने वाला परिवर्तन भी ऐसा होना चाहिए जो हमें न्यूनतम कष्ट देकर आगे ले जाने वाला हो, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होता है। धैर्य, शक्ति और सम्मिलन के मामले में हर समाज अलग अलग हो सकता है। इस परिवर्तन की प्रबंध व्यवस्था पर ही परिणाम निर्भर करता है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, विश्व अभी भी सोमालिया, रवांडा, बोस्निया का मतलब समझने की चेष्टा कर रहा है। इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहा है कि ऐसी हिंसा क्यों शुरू हुई। इसलिए उसे समझ लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं यदि अपवाद की जगह नियम बन गई तो विश्व का अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें क्रमिक विकास के लिए उसी तरह समय या वक्त मिलना चाहिए जैसा कि विकसित देशों
के क्रमिक विकास के लिए मिला। बाहरी और नए आत्मसात हो सकने वाली प्रणालियों, विकासशील समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर एकाएक थोपी जा सकती, विशेषकर जो स्वयं ये नए मॉडल भी पूर्ण नहीं है और तत्काल उनको परिवर्तित किया जाना है या उनकी वास्तव में आवश्यकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समूची मानवता को ही शांतिपूर्ण, सार्थक, सह अस्तित्व वाले और समग्र भविष्य के लिए बिल्कुल नए मॉडलों की आवश्यकता है। अब से कुछ ही दिनों बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 वर्ष पूर्ण होने का समारोह मनाएंगे। यद्यपि काफी कुछ अच्छा काम हुआ है, तथापि हम उन समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते जिन पर इस संस्था के बारे में अभी भी राजनयिक विवाद चल रहे हैं। यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन सत्य और न्याय के लिए काम करने वाली शक्ति है, तो संयुक्त राष्ट्र इस सत्य और न्याय को कार्यान्वित करने वाली शक्ति है। और मेरा निवेदन है कि हम में और संयुक्त राष्ट्र संघ में यही परस्पर संबंध है और हमें इस संबंध को कार्यान्वित करने के लिए मिलकर बिना किसी भय या पक्षपात के काम करने पर बल देना चाहिए। पैराग्राफ। हम सब इन बुनियादी प्रश्नों से परिचित हैं जिन्हें इनसे संबंधित कार्यकारी दल ने अपनी चर्चा में उठाया है और यहाँ मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं तो यहाँ इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के भीतर ही हम अपने मतभेदों को हल कर ले और अपना सारा ध्यान अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण सुरक्षा परिषद बनाने के प्रश्न पर लगाएं। भौगोलिक दृष्टि से भी और आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी विकासशील देशों को ध्यान मिलना चाहिए और हमारा विचार है कि इस कदम से विकासशील विश्व के सिद्धांतों और प्राथमिकताओं को स्वीकार किया जाए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के मामलों पर अधिक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपना सकेगा। हम में से प्रत्येक को जायजा लेना चाहिए कि अपने कामों में हमने कितनी राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है। पैराग्राफ। महोदय, करीब 1.5 दशक की राजनीतिक लड़ाई के बाद देश की पिछड़ी जातियां कानूनी तौर से 27% सरकारी नौकरियों की हकदार बन गई है। समाज के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की यह एक लोकतांत्रिक जीत है जिसे उसे अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा पूरा समाज समन्वित विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। परंतु आरक्षण के इस प्रश्न ने आर्थिक एवं सामाजिक विषयों के अलावा राजनीतिक आकार अधिक ग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि 8 सितंबर से लागू की गई आरक्षण व्यवस्था को चुनावी रणनीति और वोट बैंक के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। यह राजनीति की विचित्र विडंबना है कि इस आरक्षण को लागू करने का सेहरा उस पार्टी के सिर पर बंधा है जो न केवल इस प्रकार के आरक्षण की विरोधी रही है वरन जिसने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 1990 में
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का श्रेय लेकर कल्याण मंत्री अपने को पिछड़ों का मसीहा भले ही कह लें, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को इसके राजनीतिक श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मंडल आधारभूत आरक्षण सभी दलों की एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। अतः आरक्षण लागू करके मंडलवाद का मुखौटा लगाने से कांग्रेस अपने असली चेहरे को नहीं छिपा सकती है। पैराग्राफ। तत्कालीन प्रधानमंत्री और जनता दल परिवार का आरक्षण लागू करने के सरकारी निर्णय से संतुष्ट एवं प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मंडलवाद का मुद्दा था जिसके कारण 11 महीने में उनकी सरकार गिर गई थी। उद्देश्य और लक्ष्य की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके साथियों को सरकार गिरने का गम काफी कुछ कम हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में आरक्षण लागू करके सामाजिक विखंडन का जो बीज बोया था उसकी तीव्रता लगभग समाप्त हो गई है और समाज ने इस आरक्षण को गरिमा के साथ स्वीकार भी कर लिया है तथा इसके प्रति विशेष कटुता परिलक्षित नहीं है। परंतु मंडलवाद के कर्णधार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की कि अब वे सामाजिक न्याय के दूसरे चरण में मंडल राज स्थापित करने की दिशा में अपना अभियान चलाएंगे। उनके इस कथन से विकास की कम राजनीति की अधिक गंध आती है। जब वे मंडल राज की स्थापना की बात कहते हैं तो उसके पीछे जातीय वर्ग संघर्ष और चुनाव के लिए नए जातीय समीकरण स्थापित करने की बात झलकती है। उनके मंडल राज की अवधारणा में पिछड़े वर्ग, हरिजन और मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान करना है। विचित्र बात यह लगती है कि वामपंथी दल अत्यधिक उत्साह के साथ बातें करते हैं उत्थान और प्रगति की, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वामपंथी पार्टियां वर्ग संघर्ष के हथियार को देश में प्रभावी ढंग से अमल में नहीं ला सकी। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।